कंपनी की प्रकृति। कानून के अंतर्गत व्यक्तियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राकृतिक व्यक्ति जैसे मनुष्य तथा दूसरा है कृत्रिम व्यक्ति जैसे कंपनी जो कानून प्रक्रिया से निर्मित होती है। कानूनी व्यक्ति मनुष्य अथवा कोई अन्य हो सकता है, किंतु प्रत्येक स्थिति में उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण कानून द्वारा किया जाता है। मनुष्य आजीवन कानूनी व्यक्ति बना रहता है। यद्यपि मनुष्य एक कानूनी व्यक्ति होता है, किंतु प्रत्येक कानूनी व्यक्ति के लिए मनुष्य होना आवश्यक नहीं। कंपनी या निगम को गैर मानवीय कानूनी व्यक्ति कहते हैं तथा उसका जन्म प्राकृतिक नियमों के अनुसार न होकर कानूनी प्रक्रिया द्वारा होता है। कंपनी का अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में है, उसका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। लॉर्ड लिंडले के अनुसार कंपनी कई ऐसे व्यक्तियों का एक संगठन है जो रुपयों अथवा समान मूल्य का अंशदान एक सामान्य कोष में जमा करते हैं। सामान्य कोष का उपयोग व्यापार अथवा व्यवसाय अर्थात समान उद्देश्य के लिए किया जाता है। ये व्यक्ति सामान्य व्यापार से उत्पन्न लाभ अथवा हानि का आपस में बंटवारा करते हैं। सामान्य कोष को प्रचलित मुद्रा अर्थात रुपयों में प्रकट किया जाता है। यह कोष कंपनी की पूंजी होता है। सामान्य कोष के लिए अंशदान करने वाले व्यक्ति सदस्य कहलाते हैं। पूंजी के जिस अनुपात पर किसी एक सदस्य का अधिकार होता है उसे उस सदस्य का शेयर कहते हैं। सामान्यतः शेयर हस्तांतरणीय होते हैं, यद्यपि अधिकतर स्थितियों में हस्तांतरण का अधिकार प्रतिबंधित किया जाता है। समामेलन के बाद कंपनी समामेलित संस्था अथवा निगम कहलाती है। कंपनी निगम मुद्रा तथा शाश्वत उत्तराधिकार से युक्त होती है। कंपनी का व्यक्तित्व उसके सदस्यों से सर्वथा भिन्न होता है। इसी कारण उसका सदस्य किसी एक समय पर कंपनी का शेयरधारी तथा लेनदार दोनों हो सकता है। निगमी व्यक्तित्व की प्रकृति को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है पृथक वैधानिक अस्तित्व, दूसरा है पृथक संपत्ति, तीसरा है शाश्वत अथवा स्थायी उत्तराधिकार, सीमित दायित्व, अंशों की हस्तांतरणीयता, वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, केंद्रीकृत प्रबंधन, पर्याप्त वित्त की उपलब्धता, सदस्यों की असीमितता। संख्या। निगमीय व्यक्तित्व के लाभ। कंपनी का एक निगमी व्यक्तित्व है। निगमी व्यक्तित्व के कारण व्यवसाय के अन्य प्रारूपों की तुलना में कंपनी को अनेक लाभ प्राप्त हैं। प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है विस्तृत वित्तीय साधन। कंपनी को अधिक मात्रा में पूंजी एकत्र करने की सुविधा होती है। इसके 3 कारण हैं। सदस्यों की अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध न होना, सीमित दायित्व का होना, विभिन्न प्रकार के अंशपत्रों व ऋण पत्रों का निर्गमन करना। इन 3 सुविधाओं के कारण विभिन्न आर्थिक स्थितियों तथा मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों को अपनी पूंजी विनियोजित करने के लिए सुरक्षित साधन मिल जाता है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अधिक मात्रा में पूंजी एकत्रित हो जाती है, जिसके द्वारा भीमकाय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत साझेदारी संस्था में सदस्यों की संख्या सीमित किंतु दायित्व असीमित होने के कारण पूंजी की मात्रा सीमित रहती है। स्थायी जीवन। कंपनी अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाली कृत्रिम व्यक्ति है। इसका जीवन स्थायी होता है। साझेदारी की तरह सदस्यों के पागल, दिवालिया या मृत्यु होने पर अथवा सदस्यों, संचालकों तथा प्रबंधकों में परिवर्तन होने पर कंपनी समाप्त नहीं होती। अंशधारियों का आवागमन बराबर बना रहता है, परंतु कंपनी यथावत कार्य करती रहती है। कंपनी यह गुण कंपनी को दीर्घकालीन अनुबंध कराने योग्य बनाता है, जिसके फलस्वरूप कंपनी दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर अधिक लाभ अर्जित करने में समर्थ होती है। सीमित दायित्व। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। इसका लाभ यह होता है कि थोड़ी आय वाले विनियोक्तागण भी कंपनी में अपनी पूंजी लगाने में संकोच नहीं करते। इसके फलस्वरूप कंपनी का अधिक मात्रा में पूंजी प्राप्त हो जाती है। कर संबंधी रियायतें। आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक एकांकी एवं साझेदारी व्यवसाय की अपेक्षा कंपनी को कुछ विशेष रियायतें भी प्रदान की जाती है। कुशल प्रबंधक।